नमस्कार साथियों, मिशन ज्ञान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल कृष्ण और राजस्थान की राज्य व्यवस्था में आज हम बात करेंगे राजस्थान की विधानसभा पर। राजस्थान की विधानसभा एक संवैधानिक संस्था है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में इसका वर्णन है। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से लेकर अनुच्छेद 212 तक राज्य के विधानमंडल के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना कि राज्य का विधानसभा जो है वो किसमें तहत कहा गया है, कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य में एक विधानसभा होगी। अनुच्छेद 170 में राज्य का विधानमंडल जो होता है उसके 3 अंग होते हैं। विधानमंडल क्या होते हैं? पहला राज्यपाल, दूसरा विधानसभा निम्न सदन, फिर विधान परिषद उच्च सदन स्थायी सदन दूसरा सदन। तो राज्य विधानमंडल के 3 भाग होते हैं, 3 अंग होते हैं। पहला राज्यपाल। राज्यपाल को राज्य विधानमंडल का अंग या भाग क्यों माना जाता है? क्योंकि राज्य के विधानमंडल द्वारा जो भी विधेयक पारित होते हैं वे तभी लागू होते हैं जब राज्यपाल के द्वारा उस पर हस्ताक्षर होते हैं। तो राज्यपाल भी राज्य विधानमंडल का एक भाग होता है, अंग होता है, लेकिन यह इसका सदस्य नहीं होता है, भाग या अंग होता है। क्योंकि राज्य विधानमंडल द्वारा जो भी अधिनियम पारित होते हैं तो उनके ऊपर राज्यपाल हस्ताक्षर करता है, तो वह राज्य विधानमंडल का भाग या अंग होता है, लेकिन यह इसका सदस्य नहीं होता है, सदस्य नहीं होता है। हमने राज्यपाल वाले सेक्शन में पढ़ा भी है कि अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद से संबंधित 4 शर्तों का उल्लेख है, जिसकी पहली शर्त क्या थी कि राज्यपाल के लिए यह आवश्यक है कि वह संसद अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो अनुच्छेद 168 में यह शर्त है कि राज्यपाल किसका नहीं होगा सदस्य? राज्य विधानमंडल या संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, तो वह उसका भाग होता है, अंग होता है। तो राज्य विधानमंडल में 3 भाग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद के गठन की बात किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169 में क्या कहा गया है कि राज्य की विधानसभा अपने 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव संसद को भेजेगी और संसद सामान्य बहुमत द्वारा उस राज्य में विधान परिषद का गठन करेगी। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 169। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद का गठन होता है? अनुच्छेद 169। और विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 170। तो राज्य की जो विधानसभा है, चूंकि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, द्वितीय सदन नहीं है, हालांकि राजस्थान सरकार द्वारा यह प्रस्ताव एक भेजा गया है केंद्र सरकार के पास विधान परिषद की स्थापना को लेकर, जिसके कितने सदस्य होंगे? 66। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती विधान परिषद में? विधानसभा के सदस्यों का 1/3। तो राजस्थान में अगर विधान परिषद का गठन होता है तो सदस्य संख्या कितनी होगी? 66। विधानसभा में कितनी है सदस्य संख्या? 200। तो विधानसभा जो है वो राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन होता है, निम्न सदन होता है, यह निर्वाचित सदन होता है। हालांकि अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 के अंतर्गत यह प्रावधान था कि अगर राज्य के राज्यपाल को यह लगता है कि राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह एक सदस्य को वहां मनोनीत कर सकता है। किसमें? राज्य की विधानसभा में। लेकिन वर्तमान में इसे हटा दिया गया है, तो यह अब पूरी तरीके से निर्वाचित सदन होता है, कोई मनोनीत सदस्य इसका भाग नहीं होता है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है और जो सरकार होती है, जो कार्यपालिका होती है, वह किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सरकार
निम्न सदन, निचले सदन राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो भारतीय संविधान में विधानमंडल से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद है? भाग 6 के अनुच्छेद 168 से लेकर अनुच्छेद 212 तक राज्य विधानमंडल के संबंध में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। इसके अंदर भारतीय संविधान में कितने भाग है? हमने पहले भी बात की कई बार। भारतीय संविधान में मूल रूप से 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में कितने भाग है? वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग है। तो उसके अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक राज्य विधानमंडलों के बारे में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। अब हम बात करेंगे कि राज्य विधानसभा की संरचना कैसी होती है, अर्थात इसमें कितने सदस्य संख्या होती है, अधिकतम कितने होते हैं, न्यूनतम कितने होते हैं। विधानसभा में अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है संविधान के द्वारा 500। तो निम्नतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। राजस्थान में कितनी है सदस्य संख्या? 200 निर्धारित है। और इसका आवंटन का आधार क्या है? सीटें 1971 की जनसंख्या, 1971 की जनसंख्या। तो संरचना में हम पढ़ेंगे कि अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है विधानसभाओं की, न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो संविधान ने यह प्रावधान किया गया है कि किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 500। तो न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 60। लेकिन कई राज्यों में ऐसा नहीं है, अर्थात वे अपवाद स्वरूप है। उनमें निम्नतम सदस्य संख्या जो 60 निर्धारित की गई उनसे भी कम सदस्य संख्या है विधानसभा में। ऐसे कौन से एग्जांपल है? सिक्किम राज्य में कितनी सीटें हैं विधानसभा में? 30 सीटें ही हैं। दूसरा गोवा, उसमें कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं। मिजोरम, इसमें कितनी सीटें हैं? 40 सीटें ही है। इसी तरह केंद्र शासित प्रदेश है जो यूटी है, पुडुचेरी, उसमें भी न्यूनतम सदस्य संख्या से कम है। और भारत का जो नागालैंड राज्य है उसमें भी 60 सीटें हैं। न्यूनतम सीमा जो 60 निर्धारित की गई है। तो नागालैंड में विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 60 है। ये एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, अपवाद वाला सवाल कई बार पूछा भी गया है, आगे भी कई बार पूछा जाता रहेगा कि किन राज्यों में विधानसभा की सदस्य संख्या अपवाद है, अर्थात निम्नतम सदस्य संख्या से भी कम है। जैसा कि मैंने बताया, विधानसभा की सीटों का आवंटन का आधार क्या है? 1971 की जनसंख्या। और यह प्रावधान 2026 तक रहेगा। उसके बाद में संसद इसके निर्धारण का नया तरीका निर्धारित करेगी। अब बात करेंगे कार्यकाल कि एक विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है। विधानमंडल में दो सदन होंगे, ये हमने बात की। प्रथम सदन क्या कहलाएगा? विधानसभा कहलाएगा और उसका कार्यकाल होगा 5 वर्ष। तो द्वितीय सदन होगा जो विधान परिषद, उसका कार्यकाल कितना होगा? वो एक स्थायी सदन होगा और उसके सदस्यों का एक बार में कार्यकाल होगा 6 वर्ष। तो विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। लेकिन यह फिक्स नहीं है, अर्थात चूंकि यह प्रथम सदन है, लोकप्रिय सदन है, निर्वाचित सदन है, इसलिए अगर किसी दल को बहुमत नहीं है तो विधानसभा का राज्यपाल उसके कार्यकाल से पूर्व भी विघटन कर सकता है। किसकी सिफारिश पर? मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। तो इसमें अपने क्या ध्यान रखना है कि कार्यकाल कितना है विधानसभा का? सामान्यतः 5 वर्ष होता है। अर्थात एक बार इलेक्शन के बाद जब नई सरकार का गठन होता है अथवा विधानसभा का कार्रवाई शुरू होती है, उसका सत्र शुरू होता है, तो वहां से उसका कार्यकाल 5 वर्ष माना जाता है। लेकिन बीच में दल बदल हो जाता है, सरकारें गिर जाती है या और भी कोई परिस्थिति आती है, तो राज्यपाल विधानसभा का विघटन कर देगा। यह राज्यपाल की कैसी शक्ति है? यह राज्यपाल की विधायी शक्ति है। जिसमें वह राज्य विधानसभा का विघटन कर सकता है। किसकी सिफारिश पर करेगा राज्यपाल ऐसा? वह राज्य के मुख्यमंत्री की सिफारिश पर विधानसभा का विघटन करेगा। लेकिन इस मामले में राज्यपाल, अगर एक ऐसी परिस्थिति है कि राज्य की जो सरकार है या मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली जो सरकार है उसके पास में बहुमत नहीं है, आवश्यक विश्वास मत नहीं है, तो विधानसभा के विघटन में राज्यपाल अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है, अर्थात उस सरकार की सिफारिश को वह नहीं भी मान सकता है। लेकिन अगर बहुमत है तो ऐसी सिफारिश में वह राज्यपाल अर्थात मुख्यमंत्री सिफारिश भेजता है तो वह उसी सिफारिश के अकॉर्डिंग विधानसभा का विघटन करेगा।
और इसके कार्यकाल में वृद्धि भी की जा सकती है। कब? आपातकाल के समय में। ऐसा एक बार हो चुका है। कब? जब 25 जून 1975 में देश में आपातकाल लगाया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, कब हुआ? 1976 में। तो इसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई थी। तो इसके संबंध में क्या प्रावधान है कि संसद कर सकती है ये कार्य। संसद लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, लेकिन कितना वृद्धि करेगी? एक बार में 1 वर्ष। एक बार में 1 वर्ष। कैसे करेगी? संविधान में संशोधन करके एक बार में 1 वर्ष कर पाएगी। लेकिन एक बार ऐसे करके कितनी भी बार कर सकती, लेकिन एक बार 1 वर्ष का ही कार्यकाल में वृद्धि कर पाएगी। कब? आपातकाल के समय संविधान में संशोधन करके। तो कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 172 में। फिर नेक्स्ट क्या देखेंगे कि विधानसभा के जो सदस्य है उनके लिए क्या क्या योग्यताओं का उल्लेख संविधान में किया गया है। उनके लिए 2 तरह की योग्यताएं। एक योग्यताएं वे है जिनका उल्लेख किया गया है संविधान में। दूसरा उल्लेख है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में, जिसका निर्धारण किसने किया है? संसद ने किया है, एक अधिनियम के माध्यम से। उसमें भी कुछ योग्यताओं का उल्लेख किया गया, लेकिन अपने इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने ध्यान रखने है कि संविधान में कौन कौन सी योग्यताओं का निर्धारण किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 173 में किया गया है। क्या योग्यताएं होनी चाहिए? 2 ही योग्यताएं होनी चाहिए। संविधान में केवल 2 योग्यताओं का उल्लेख है। बाकी जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में योग्यताओं का उल्लेख है, वह उसमें जो योग्यताएं उल्लेख है वह संसद द्वारा निर्धारित की गई है और समय समय पर और भी उसमें ऐड की जा सकती है। लेकिन संविधान में केवल 2 ही योग्यताओं का उल्लेख है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला, और दूसरा कि उसकी उम्र सीमा न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात 25 वर्ष अथवा उससे ऊपर वाला कोई व्यक्ति है तो वह विधानसभा का सदस्य बन सकता है, उसके विधानसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य है। क्या योग्यताएं का उल्लेख किया गया है? 2 योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। क्या? कि पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा कि उसकी न्यूनतम उम्र सीमा होनी चाहिए 25 वर्ष। यह सेम योग्यता किसके लिए भी है? लोकसभा के लिए भी है। लोकसभा भी संसद का प्रथम सदन अथवा निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन है। तो लेकिन यही सीमा संविधान द्वारा उच्च सदन, विधान परिषद और राज्यसभा के लिए कितना निर्धारित की गई उम्र सीमा? 30 वर्ष। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन और संसद के उच्च सदन जो है राज्यसभा, उसमें उम्र सीमा का कितनी सीमा निर्धारित की गई है? 30 वर्ष। और निम्न सदन में विधानसभा और लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 25 वर्ष। मैंने बताया कि अन्य भी योग्यताएं कुछ है जो संविधान से अलग है, जिसका निर्धारण किसने किया है? संसद ने किया है। कहां? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 आरपीए। इसमें भी कुछ योग्यताओं का उल्लेख किया गया है जो संसद द्वारा अधिनियम लाकर किया गया है और संसद ही उसे समय समय पर और भी प्रावधान कर सकती है, संशोधन करके और भी ऐड कर सकती है। लेकिन संविधान में केवल 2 योग्यताओं का उल्लेख है। फिर अब हम देखेंगे कि इसमें शपथ कौन दिलवाता है, अर्थात विधानसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलवाता है। उन्हें शपथ दिलवाएगा राज्य का राज्यपाल। कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है और जैसे ही सवाल आता है कि विधानसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलवाता है तो उन्हें लगता है कि विधानसभा का अध्यक्ष है वही उसे शपथ दिलवाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो विधानसभा के सदस्य हैं उनको शपथ कौन दिलाएगा? राज्य का राज्यपाल अथवा राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति। राज्यपाल स्वयं नहीं दिलवाएगा तो राज्यपाल इस कार्य के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करेगा। किसको नियुक्त करता है राज्यपाल इसके लिए? प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है। इसको शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल एक प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करेगा और उसे शपथ दिलाएगा। इसको शपथ राज्यपाल खुद ही दिलवाएगा। इसका क्या कार्य होगा? इसका कार्य केवल होगा विधानसभा के जो भी सदस्य हैं उन्हें शपथ दिलवाना।
उन्हें शपथ दिलवाना। जैसे ही ये कार्य पूरा हो जाता है उसके बाद में प्रोटेम स्पीकर का पद अपने आप समाप्त हो जाता है। तो राजस्थान में वर्तमान में कौन सी विधानसभा है? 15वीं विधानसभा है। तो 15वीं विधानसभा के लिए तत्कालीन राज्य इसका गठन कब हुआ? 2018-19 में। तो इसके लिए तत्कालीन जो गवर्नर थे राजस्थान के, राज्यपाल कौन थे? कल्याण सिंह। कल्याण सिंह। तो कल्याण सिंह ने 15वीं विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए किसको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया था? वरिष्ठ सदस्य राजस्थान विधानसभा के गुलाब चंद कटारिया। तो 15वीं विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था? गुलाब चंद कटारिया, जो वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष या विपक्ष के नेता भी है। तो उन्हें 15वीं विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलवाने के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। फिर हम देखेंगे कि विधानसभा के पदाधिकारियों के संबंध में क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारियां है। विधानसभा के पदाधिकारी में शामिल होते हैं विधानसभा का अध्यक्ष और विधानसभा का उपाध्यक्ष। विधानसभा के अध्यक्ष का उल्लेख कहां किया गया है? अनुच्छेद 178, अनुच्छेद 178 के अंतर्गत। तो पदाधिकारी कौन कौन होंगे? विधानसभा के अध्यक्ष, इन्हें स्पीकर भी कहा जाता है। विधानसभा स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष। तो इन दोनों के बारे में, ये जो पदाधिकारी है विधानसभा के, इन दोनों के बारे में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी जानकारी ध्यान रखनी है? सर्वप्रथम कि इनका चुनाव कैसे होता है। एक विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव सामान्य बहुमत से होता है। सामान्य बहुमत। राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 200 है। अगर राजस्थान विधानसभा में की कार्रवाई में 200 सदस्य शामिल होते हैं तो उस अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु कितना बहुमत चाहिए? सामान्य बहुमत कितना होगा? 50% + 1। तो 200 का 50% कितना होगा? 100 + 1, यह सामान्य बहुमत है। अर्थात 101 सदस्यों का बहुमत आवश्यक है अध्यक्ष के चुनाव हेतु। लेकिन वर्तमान में यह परिपाटी बन गई है कि सत्ता पक्ष द्वारा जो भी विधायक को अध्यक्ष हेतु नामित किया जाता है तो बाकी अन्य राजनीतिक दलों द्वारा भी उसको समर्थन दे दिया जाता है और सर्वसम्मति से ही अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। फिर उसका कार्यकाल कितना होता है? उसका कार्यकाल होता है विधानसभा के कार्यकाल के बराबर। एक विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। तो अगली विधानसभा का जब गठन होगा उससे एक दिन पूर्व तो अपने पद पर बना रहता है, और जब नई विधानसभा का गठन होगा उससे एक दिन पहले ही वो इस्तीफा देता है। वो अपना त्यागपत्र किसे देगा? विधानसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र किसे देगा? विधानसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देगा विधानसभा के उपाध्यक्ष को। अपना इस्तीफा किसे देगा? विधानसभा के उपाध्यक्ष को। इसी तरह यह इंपॉर्टेंट है कि उसका निष्कासित कैसे किया जाएगा या उन्हें निष्कासित कौन करेगा? उन्हें निष्कासित करेगा विधानसभा के सदस्य। विधानसभा के सदस्य विधानसभा के उपस्थित सदस्यों के बहुमत से ही, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, उपस्थित सदस्यों के बहुमत से ही उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? कि विधानसभा के अध्यक्ष को इस हेतु 14 दिन का पहले नोटिस दिया जाना आवश्यक है कि उसे हटाया जा रहा है या उसके खिलाफ हटाए जाने का प्रस्ताव आए, उससे पहले 14 दिन का उसे नोटिस दिया जाएगा। और विधानसभा का जो अध्यक्ष है वह स्वयं उपस्थित होकर यहां अपना एक प्रतिनिधि भेजकर सदन में अपना पक्ष रख सकता है। फिर अब आएगा कि मतदान, कि विधानसभा के अध्यक्ष को मतदान का अधिकार होता है क्या? बिल्कुल, मतदान का अधिकार तो होता है, लेकिन प्रथम दृष्टया नहीं। अर्थात मत बराबर होने पर ही वह निर्णायक मत का प्रयोग करेगा, लेकिन सामान्य परिस्थिति में मतदान का प्रयोग नहीं करेगा। जब मतदान बराबर हो जाएगा, सत्ता पक्ष और विपक्ष में कोई प्रस्ताव है और उस पर जो वोट पड़े हैं वो समान हो गए हैं, अर्थात समान संख्या में पक्ष और विपक्ष के वोट हो गए हैं, तो वह निर्णायक मत देगा और उस गतिरोध को समाप्त करेगा। लेकिन प्रथम दृष्टया या सामान्य स्थिति में मतदान का प्रयोग नहीं करेगा। यह है अध्यक्ष के बारे में। अब उपाध्यक्ष के बारे में जानते हैं। तो उपाध्यक्ष का चुनाव भी सामान्य बहुमत से ही होता है। जो प्रक्रिया अध्यक्ष के लिए अपनाई गई थी सामान्य बहुमत के लिए, वही प्रक्रिया उपाध्यक्ष के लिए भी नियुक्त की जाती या उपाध्यक्ष के लिए भी अपनाई जाती है।
उपाध्यक्ष का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है, जितना विधानसभा का कार्यकाल होगा, क्योंकि यह विधानसभा का सदस्य भी होता है, तो जितनी विधानसभा की कार्यावधि होती है उतनी इसकी भी कार्यावधि होगी। तो यह अपना इस्तीफा कैसे सौंपेगा? विधानसभा का उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा कैसे सौंपेगा? विधानसभा के अध्यक्ष को सौंपेगा। और इसे हटाया कैसे जाएगा? इसको भी उसी तरीके से हटाया जाएगा जैसे विधानसभा के अध्यक्ष को हटाया जाता है। विधानसभा के अध्यक्ष कैसे हटाया जाता है? उपस्थित सदस्यों का बहुमत से। विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, उपस्थित जो सदस्य हैं उनके बहुमत से। लेकिन उन्हें भी शर्त क्या है कि 14 दिन का पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक है। अब बात करेंगे कि यह मतदान के संबंध में क्या प्रावधान है। जब विधानसभा की कार्रवाई में पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष होते हैं तो ऐसी स्थिति में उपाध्यक्ष कैसे बिहेव करेगा? एक सामान्य सदस्य की तरह बिहेव करेगा। ऐसे में वह मतदान का प्रयोग कर सकता है। लेकिन जब अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी नहीं है और उपाध्यक्ष ही विधानसभा का पीठासीन अधिकारी है, तो ऐसे में प्रथम दृष्टया वह मतदान नहीं करेगा और केवल मत बराबर होने पर निर्णायक मत ही दे पाएगा। लेकिन जब अध्यक्ष होगा तो वह अन्य बाकी सदस्यों के समान अपने वोट का प्रयोग करेगा, लेकिन खुद अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा तो वह केवल निर्णायक वोट दे पाएगा। और जब उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है तो उसे अध्यक्ष की सारी शक्तियां मिलती है। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे? शक्तियों के बारे में विचार करेंगे कि विधानसभा की कौन कौन सी शक्तियां होती है। सर्वप्रथम बात करेंगे विधानसभा की विधायी शक्तियों के बारे में। इसके अंतर्गत विधानसभा राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानूनों का निर्माण करती है। जो साधारण विधेयक है वो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, अर्थात विधानसभा में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं और विधान परिषद में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। विधायी शक्तियों में क्या है कि राज्य सूची और समवर्ती सूचियों पर कानून बनाएगा। ये सूचियों वाला क्या है कि भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? हमने पहले भी बात की है कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें किसका उल्लेख किया गया है? उसमें उल्लेख है केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। शक्तियों का बंटवारा किया गया है किसके माध्यम से? सूचियों के माध्यम से। तो उसमें कितनी सूचियों का उल्लेख है? उसमें 3 सूचियों का उल्लेख है। पहली है संघ सूची, इसमें सर्वाधिक विषय है और इस सूची पर कानून कौन बनाएगा? संघ सरकार बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी। दूसरी होती है राज्य सूची। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? राज्यों को दिया गया है, राज्यों के विधानमंडल को दिया गया है। तीसरी सूची कौन सी है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर कानून केंद्र एवं राज्य दोनों बनाते हैं, लेकिन जब टकराव की स्थिति आएगी, अर्थात राज्य के कानूनों एवं केंद्र के कानूनों जब टकराव होगा तो उस समय किसके कानूनों को वरीयता दी जाएगी? केंद्र के कानूनों को वरीयता दी जाएगी। लेकिन राज्य फिर भी उनके विषयों पर कानून बना सकता है, लेकिन जब टकराव होगा तब किसका कानून मान्य होगा? केंद्र सरकार का। तो राज्य सूची में कितने विषय हैं? राज्य सूची में मूल रूप से कितने विषय थे? 66। लेकिन देश में जब आपातकाल लगा, कब लगा? 25 जून 1975 में, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक 42वां संविधान संशोधन आया, जिसे लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन कब आया? 1976 में। इसमें संविधान में कई प्रावधान नए जोड़े गए और कईयों में संशोधन किया गया। तो इसी में यह संशोधन किया गया है कि राज्य सूची के 5 विषयों को उठाकर कहां डाल दिए? समवर्ती सूची में। तो समवर्ती सूची जो है उसमें मूल रूप से कितने विषय थे? 47। लेकिन जब 42वें संविधान संशोधन के तहत जो राज्य सूची के 5 विषय माइनस कर दिए गए, तो अब वर्तमान में कितने रहे राज्य सूची में विषय? 61। और समवर्ती सूची में कितने आ गए? 5 ऐड हो गए तो 52। अर्थात वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल है और राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय शामिल है। इनके ऊपर
केंद्र 61, इससे ऊपर सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है। विधायी शक्ति और क्या है कि साधारण विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, विधानसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, विधान परिषद में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अब बात करेंगे वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्तियां राज्य विधानमंडल में निम्न सदन विधानसभा का विशेषाधिकार है, अर्थात जो राज्य का वार्षिक बजट होता है, जो धन विधेयक होते हैं, वो सर्वप्रथम अनिवार्य रूप से निम्न सदन या विधानसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जो द्वितीय सदन है विधान परिषद, उसको इस संबंध में कोई विशेषाधिकार नहीं। ये किसके विशेषाधिकार है? शक्तियां, वित्तीय शक्तियां किसको दी गई है? निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, निर्वाचित सदन, प्रथम सदन, किसे? राज्य विधानसभा। तो राज्य का वार्षिक बजट है और जो भी धन विधेयक हैं वो केवल और केवल पहले कहां प्रस्तुत किए जाएंगे? राज्य के विधानसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे। तो ये उसके विशेषाधिकार है, किसके? विधानसभा के। और राज्य के बजट में जो भी अनुदान की मांगे की जाएगी और उन पर जो मतदान होगा, ये मतदान केवल और केवल कहां किया जाएगा? विधानसभा में हो सकता है। विधान परिषद को इस संबंध में कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। विधान परिषद क्या कर सकता है? विधान परिषद ये करेगा कि वो धन विधेयक को और राज्य के वार्षिक बजट को केवल और केवल 14 दिन तक रोक सकता है। 14 दिन तक अगर वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो जो धन विधेयक है और जो वार्षिक बजट है वह विधान परिषद से पारित माना जाता है। तो ये किसका विशेषाधिकार हो गया? ये विधानसभा के विशेषाधिकार हुए, उसे वित्तीय शक्तियां दी गई है। और जो भी विधान परिषद है वह धन विधेयक या वार्षिक बजट में कोई संशोधन प्रस्तावित करता है तो भी वो भी विधानसभा नहीं मान सकती है, यह भी उसका विशेषाधिकार है। अब बात करेंगे कि विधानसभा की मंत्री परिषद में नियंत्रण से संबंधित कौन सी शक्तियां है। हमने बात की कि राज्य विधानमंडल का जो प्रथम सदन होता है, जो राज्य की सरकार होगी वो उसके प्रति ही उत्तरदायी होगी, अर्थात इसके प्रति ही उत्तरदायी होगी विधानसभा के प्रति। विधानसभा का उसे विश्वास है, विधानसभा में उसे बहुमत प्राप्त है तो सरकार सुचारू रूप से कार्य करती है, अन्यथा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को गिराया जा सकता है। तो सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? प्रथम सदन के, निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। विधान परिषद में सरकार उत्तरदायी नहीं होती है। तो मंत्री परिषद पर नियंत्रण करने के लिए विधानसभा की कौन कौन सी शक्तियां हैं? सर्वप्रथम है विभिन्न प्रस्ताव, और दूसरा है विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं मंत्रियों से। जो विधायक है वो प्रश्न पूछेंगे और इस रूप में वो उन्हें उत्तरदायी बनाएंगे, अर्थात मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखेंगे। प्रश्न पूछ सकते हैं, वापस उसी मुद्दे पर पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो कौन से प्रस्ताव लाए जाते हैं मंत्री परिषद पर नियंत्रण के लिए? सर्वप्रथम है अविश्वास प्रस्ताव। इसका उल्लेख कहां किया गया है? नियम 132 के तहत। इसमें भी एग्जाम में सवाल आ चुका है कि अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख कहां किया गया है? नियम 132 में। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव के अंतर्गत जो विधायक है या विधानसभा के सदस्य है वो ये प्रस्तुत करते हैं कि हम सरकार के अंतर्गत विश्वास व्यक्त नहीं करते हैं, अर्थात उन्हें अविश्वास है सरकार पर। तो ये प्रस्ताव लाने के लिए कोई कारण बताना आवश्यक नहीं है, कारण बताना आवश्यक नहीं है। साथ ही यह प्रस्ताव मंत्री परिषद के खिलाफ आ सकता है, अर्थात एक मंत्री के खिलाफ नहीं लाया जा सकता, ये पूरी मंत्री परिषद के खिलाफ लाया जाता है। और अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार का पतन हो जाता है, अर्थात मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। और कौन सा है? स्थगन प्रस्ताव। यह प्रस्ताव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किसी आवश्यक सार्वजनिक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लाया जाता है। उसके तहत विधानसभा के सत्र को समाप्त करके फिर उसी मुद्दे पर चर्चा की जाती है। फिर है निंदा प्रस्ताव। इस प्रस्ताव के तहत सरकार और मंत्रिमंडल की आलोचना की जाती है।
अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव में फर्क क्या है कि निंदा प्रस्ताव लाने का कारण बताना पड़ेगा, अविश्वास प्रस्ताव लाने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। निंदा प्रस्ताव है जो एक मंत्री के खिलाफ भी लाया जा सकता है और पूरी मंत्री परिषद के खिलाफ भी लाया जा सकता है, लेकिन अविश्वास केवल और केवल पूरी मंत्री परिषद के खिलाफ ही लाया जाता है। तो इसमें जो विधानसभा के सदस्य है वो सरकार की मंत्री परिषद की आलोचना करते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव जो राज्य विधानसभा की सत्र शुरुआत होती है उसमें जो राज्यपाल का अभिभाषण होता है उस पर चर्चा करने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है और इसे भी पारित कराना आवश्यक माना जाता है सरकार के लिए। अगर यह सदन में गिर जाता है तो यह भी सरकार के पतन का सूचक होता है, अर्थात इसका मतलब है कि सरकार में विधानसभा का विश्वास मत नहीं रह गया है, अर्थात धन्यवाद प्रस्ताव भी गिरना नहीं चाहिए। अगर धन्यवाद प्रस्ताव भी गिर जाता है तो सरकार का पतन माना जाता है। और फिर कैसे नियंत्रित करेंगे और अन्य तरीके प्रश्न पूछ सकते हैं और इसके रूप में वे उसे मंत्रिपरिषद को उत्तरदायी बना रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्या सी शक्तियां हैं कि निर्वाचन से संबंधित राज्य विधानसभा की कौन कौन सी शक्तियां होती है। इसके अंतर्गत 1/3 विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं, राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग करते हैं और इसके साथ ही अपने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव भी करते हैं। और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव कौन करता है, राज्य विधानसभा के सदस्य। और जो भी संविधान संशोधन आते हैं अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत 2 तरह के संविधान संशोधन आते हैं। एक आते हैं संसद द्वारा 2/3 बहुमत से करके, इसमें केवल संसद का ही 2/3 बहुमत लगता है। दूसरे आते हैं संघीय महत्व वाले, संसद के 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों की विधानसभाओं का सामान्य बहुमत, अर्थात पहले संसद के विशेष बहुमत 2/3 बहुमत पारित होना चाहिए और दूसरा भारत के आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा सामान्य बहुमत से भी वो पारित होना चाहिए। तो भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य, तो 14 राज्यों का सामान्य बहुमत द्वारा उस संविधान संशोधन को पारित किया जाना आवश्यक है। हालांकि सामान्य बहुमत से होगा लेकिन पारित किया जाना आवश्यक है। तो निर्वाचन शक्तियों के अंतर्गत विधानसभा की क्या क्या निर्वाचन शक्तियां होगी कि वह राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेती है। राष्ट्रपति चुनाव में भाग विधान परिषद नहीं लेती है, केवल विधानसभा लेती है। विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करते हैं। फिर विधान परिषद के जो 1/3 सदस्यों का चुनाव होगा वो कौन करेगा, विधानसभा के सदस्य करेंगे। फिर ये अपने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों का चुनाव करते हैं। साथ ही राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन कौन करेगा, विधानसभा के सदस्य। राजस्थान से कितनी सीटें हैं राज्यसभा के लिए, 10 सीटें। तो 10 सदस्य जो चुने जाएंगे वो कैसे चुने जाएंगे, विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। उसमें वोटिंग कौन करेगा, विधानसभा के सदस्य। विधान परिषद को इस संबंध में शक्ति नहीं है। और जो संविधान संशोधन हेतु जो लाया जाएगा, अर्थात दूसरे प्रकार का जो संविधान संशोधन होगा जिसमें आधे राज्यों की विधानसभा का भी समर्थन आवश्यक है, तो यह शक्ति भी केवल विधानसभा के पास है। विधान परिषद से यह प्रस्ताव पास होना आवश्यक नहीं है, यह भी विधानसभा का विशेषाधिकार है। और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भी विधान परिषद भाग नहीं लेती है, राष्ट्रपति चुनाव में भी विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो ये सभी विशेषाधिकार या शक्तियां किसकी है, राज्य के निम्न सदन विधानसभा की है। फिर अगली बात है क्या, विधानसभा सत्र की। एक विधानसभा के सत्र को आहूत कौन करता है, हमने राज्यपाल वाले टॉपिक में पढ़ा है कि राज्यपाल की विधायी शक्ति है कि वह एक राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत करता है और सत्रावसान करता है। सत्र का आहूत करने का मतलब है कि सत्र की शुरुआत करता है और सत्रावसान करने का अर्थ है कि उस सत्र की समाप्ति करता है। किसकी सिफारिश पर करेगा, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। और विधानसभा का विघटन कौन करेगा, विधानसभा का विघटन हमने पहले बताया कि वो भी राज्यपाल करेगा, लेकिन विधानसभा के सत्र का स्थगन कौन करेगा, उसका स्थगन करेगा विधानसभा का स्पीकर, विधानसभा का अध्यक्ष। यह शक्ति केवल स्पीकर के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 में विधानसभा के सत्र को आहूत करना, सत्र की शुरुआत करना और सत्रावसान करने की शक्ति किसे दी गई है, गवर्नर,
राज्य के राज्यपाल को दी गई, लेकिन अगर विधानसभा के सत्र को स्थगित करना है तो वह कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। और विधानसभा का विघटन कौन करेगा? यह भी हमने पहले चर्चा कर ली कि राज्य का राज्यपाल करेगा। किसकी सिफारिश पर? मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। और अगर मुख्यमंत्री के पास आवश्यक बहुमत नहीं है, विश्वास मत नहीं है, तो राज्यपाल स्वविवेक से उसका विघटन करेगा। अब बात करेंगे कोरम या गणपूर्ति, अर्थात विधानसभा की कार्रवाई के लिए विधानसभा के अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि वह कोरम या गणपूर्ति पूरी करे। इसके संबंध में दो व्यवस्थाएं हैं, दो शर्तें हैं। क्या? पहली कि या तो विधानसभा के अध्यक्ष सहित 10 सदस्य होने चाहिए, या तो अध्यक्ष प्लस 9 अर्थात अध्यक्ष सहित 10 सदस्य होने चाहिए विधानसभा की कार्रवाई के संचालन हेतु। या तो यह शर्त पूरी होनी चाहिए, अथवा दूसरी शर्त क्या है कि विधानसभा के जो कुल सदस्य है, विधानसभा के कुल सदस्य, इनका विधानसभा के अध्यक्ष सहित 10% सदस्य होने आवश्यक है। अध्यक्ष सहित 10%। तो राजस्थान विधानसभा में कितनी सीटें हैं? राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं। तो 200 का 10% कितनी होगी? 20 सीटें, 20 सदस्य, अर्थात राजस्थान विधानसभा की, इसमें आवश्यक है ये दो जो शर्तें हैं उनमें जो भी अधिक होगी वो शर्त पूरी होनी चाहिए। तो इसमें से अधिक कौन सी है? अधिक दूसरी वाली शर्त तो है। पहली वाली शर्त में क्या है? केवल 10 सदस्य है। दूसरी वाली शर्त में 20 सदस्य शामिल हो, तो अधिक कौन सी होगी? अधिक 20 सदस्यों वाली गणपूर्ति है। तो कौन सी गणपूर्ति होनी चाहिए कि राजस्थान विधानसभा के सत्र के संचालन के लिए, उसकी कार्रवाई के संचालन के लिए गणपूर्ति क्या होगी? अध्यक्ष सहित, अंडरलाइन, अध्यक्ष सहित 20 सदस्य न्यूनतम होने आवश्यक है, तभी विधानसभा की कार्रवाई चल सकती है, उसका सत्र का संचालन हो सकेगा। अन्यथा अगर यह गणपूर्ति नहीं हो रही है तो विधानसभा के अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि वह विधानसभा को स्थगित कर दे और कोरम की पूर्ति होने पर ही उसके सदन को चलाए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे समितियों के बारे में कि विधानसभा की समितियां के बारे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी जानकारियां इंपॉर्टेंट है। विधानसभा की 2 प्रकार की समितियां होती है। पहली होती है स्थायी समितियां और दूसरी होती है अस्थायी समितियां। स्थायी समिति का गठन किया जाता है विधानसभा के अध्यक्ष का, और इसी तरह अस्थायी समितियों का गठन भी विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा ही किया जाएगा। लेकिन अस्थायी समितियों का गठन इसलिए किया जाता है किसी विशेष उद्देश्य को लेकर किया जाता है, और जैसे ही वह उद्देश्य समाप्त हो जाता है तो वो समिति भी समाप्त हो जाती है। लेकिन स्थायी समितियां अपना कार्य सुचारू रूप से करती रहती है। और इसमें अस्थायी समितियां कैसी होती है? अपने जो उद्देश्य को लेकर बनाई गई है वो उद्देश्य समाप्त होते ही वह भी समाप्त, लेकिन अस्थायी समितियां अपने कार्य करती रहती है। तो राजस्थान विधानसभा में कितनी स्थायी समितियां हैं? 22। उसमें से वित्तीय समितियां अलग है और सामान्य प्रयोजन समितियां अलग है। वित्तीय समितियां कितनी है? 4, और अन्य सामान्य स्थायी समितियां कितनी है? 18। तो कुल समितियां स्थायी कितनी है? मैंने बताया 22, और सामान्य प्रयोजन हेतु 18 समितियां हैं, और वित्तीय समितियां कितनी हैं? 4 है। इस पर से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ये सीधा पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान विधानसभा की स्थायी समिति नहीं है, ऐसा करके आ सकता है। 3 ऑप्शन देंगे और 1 ऑप्शन गलत दे देंगे। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि वित्तीय समितियां कौन सी है। स्थायी समितियों में 18 सामान्य प्रयोजन समितियां और 4 वित्तीय समितियां हैं, तो इसको याद रखना है, ध्यान रखना है। पहली वित्तीय समिति है लोक लेखा समिति। इन चारों समितियों के सदस्य कितने होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। सभी समिति में 15 सदस्य होते हैं। इनके अध्यक्ष का चुनाव या अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा इनके अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। और इनका कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष। प्रति 1 वर्ष बाद ये नए रूप से गठित की जाती है। लेकिन अध्यक्ष के पास यह पावर है, विधानसभा अध्यक्ष के पास यह पावर है कि ये इस समितियों का कार्यकाल को 6 महीने बढ़ा सकता है।
तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, यह भी कई बार एग्जाम पूछा जाता है। यह होता है विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता। विधानसभा का जो प्रतिपक्ष या विपक्षी नेता होता है वह लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, और उसे नियुक्ति कौन देगा, विधानसभा का अध्यक्ष। तो राजस्थान की जो लोक लेखा समिति है, स्थायी वित्तीय समिति है, उसका अध्यक्ष कौन है, विधानसभा का प्रतिपक्ष नेता कौन है, मैंने पहले ही बताया गुलाब चंद कटारिया। तो गुलाब चंद कटारिया इसके अध्यक्ष है। दूसरी वित्तीय समिति है प्राक्कलन समिति ए, तीसरी है प्राक्कलन समिति बी, और चौथी है वित्तीय समिति लोक उपक्रम समिति। फिर यह है कि यह भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि विधानसभा की किन किन समितियों का अध्यक्ष विधानसभा का अध्यक्ष ही होता है। ऐसी 3 समितियां हैं। कौन सी, सामान्य प्रयोजन समिति, नियम समिति और कार्य मंत्रणा समिति। ऐसी ये 3 समितियां हैं। ये भी एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि किन समितियों का अध्यक्ष विधानसभा का अध्यक्ष स्वयं होता है। ऐसी 3 समितियां होती है, मैंने बताया। पहली सामान्य प्रयोजन समिति, उसका अध्यक्ष कौन होगा, विधानसभा का अध्यक्ष होगा। दूसरी कार्य मंत्रणा समिति, उसका अध्यक्ष भी विधानसभा का अध्यक्ष होगा। और इसके संबंध में, समितियों के संबंध में एक विशेष जानकारी यह है कि जब भी जिस भी समिति का सदस्य विधानसभा का उपाध्यक्ष होता है तो ऑटोमेटिक रूप से वह उसका अध्यक्ष बन जाता है। अर्थात विधानसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वह जिस भी समिति में सदस्य बनाया जाएगा, जिसमें सदस्य कौन नहीं होगा, विधानसभा का अध्यक्ष नहीं होगा और उपाध्यक्ष शामिल होगा, तो ऐसी समिति का अध्यक्ष ऑटोमेटिकली कौन बन जाएगा, विधानसभा का उपाध्यक्ष ही उस समिति का अध्यक्ष होगा। वह शर्त, अर्थात शर्त यह है कि उसमें विधानसभा का अध्यक्ष सम्मिलित नहीं होना चाहिए। अगर अध्यक्ष सम्मिलित है तो फिर अध्यक्ष ही उस समिति का अध्यक्ष होगा, और अध्यक्ष सम्मिलित नहीं है और उपाध्यक्ष सम्मिलित है तो ऑटोमेटिक उस समिति का अध्यक्ष कौन होगा, विधानसभा का उपाध्यक्ष। सबसे अंतिम रूप से बात करेंगे विधानसभा के विशेषाधिकारों के बारे में। कई बार एग्जाम पूछा गया है, सीधा सवाल आता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 194 194 संसद और राज्य विधानसभा या राज्य विधान मंडल, इनके विशेषाधिकारों का, संसद के विशेषाधिकारों का उल्लेख कहां किया गया, अनुच्छेद 105 में, और इनके विशेषाधिकारों का उल्लेख कहां किया गया है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों के, राज्य विधान मंडल के, अनुच्छेद 194। ये सीधे सवाल आते हैं कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विधान मंडल के विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 194। संसद के किस अनुच्छेद में विशेषाधिकार उल्लेखित है, अनुच्छेद 105। तो विशेषाधिकार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो होते हैं व्यक्तिगत, अर्थात व्यक्तिगत रूप से सदस्यों को प्राप्त होते हैं। इसके अंतर्गत यह है कि जब भी विधानसभा का सत्र शुरू होता है तो उसके सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और कि जब भी विधानसभा का सत्र चल रहा हो तो वह किसी भी कोर्ट में गवाही देने से मना कर सकता है। इसी तरह सामूहिक अधिकार भी मिलते हैं सदस्यों को। तो अगर विशेषाधिकारों का उल्लंघन होता है तो विधानसभा में एक विशेषाधिकार समिति होती है। कैसी समिति, विशेषाधिकार समिति। वह समय समय पर यह देखती रहती है कि विधानसभा के सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है या नहीं, और अगर उल्लंघन होता है तो विधानसभा को यह शक्ति है कि वह उल्लंघनकर्ता को सजा भी दे सकती है। तो ये इनके विशेषाधिकार हैं। तो राजस्थान की विधानसभा के बारे में इतना ही। इसकी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रथम विधानसभा से लेकर वर्तमान विधानसभा जो 15वीं विधानसभा है वहां तक कौन कौन सी विशेष जानकारियां हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।